वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा उसको डिस्कस करेंगे और ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। इससे पहले भी हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसमें कि 2 ध्रुवीयता का अंत था, सत्ता के समकालीन केंद्र था, समकालीन दक्षिण एशिया था, अंतरराष्ट्रीय संगठन था। तो ये सारे चैप्टर्स मैं आपको 2-2 पार्ट्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट गिवन है, आप वहां से जाके उन वीडियोस को ले सकते हैं और चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए चैप्टर से, जो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे सुरक्षा के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा है, राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा है, नागरिकों की सुरक्षा है, उन सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक ही दिया हुआ है, सुरक्षा क्या है। तो इसको जानते हैं कि आखिर सुरक्षा क्या है। वैसे अगर देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर कई ज्यादा विवाद बना रहता है कि किन चीजों को सुरक्षा के लिए माना जाए, किन चीजों को खतरा माना जाए। तो बेसिकली सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ निकल कर आता है वो यही है, खतरों से आजादी। मतलब कि इंसान को, नागरिकों को किसी प्रकार के खतरे से आजादी होना ही उसकी सुरक्षा है। तो सुरक्षा में क्या है, अब जब भी कोई इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसे कई सारे खतरे देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन सारे खतरों को हम सुरक्षा में शामिल करेंगे। सुरक्षा में बस उन्हीं विषयों को शामिल किया जाता है, उन्हीं टॉपिक्स को शामिल किया जाता है, उन्हीं मामलों को शामिल किया जाता है जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्य को खतरा हो। अब ये जीवन के केंद्रीय मूल्य क्या होते हैं? जीवन के केंद्रीय मूल्य का मतलब है स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता। इन तीनों चीजों को अगर खतरा होता है तो हम मानते हैं कि उस इंसान को सुरक्षा की जरूरत है। तो सुरक्षा में केवल केंद्रीय मूल्यों को शामिल किया जाता है। तो केंद्रीय मूल्य में कौन कौन से आते हैं? स्वतंत्रता, संप्रभुता और अखंडता। तो अगर देखा जाए जो आपके बुक में दिए गए हैं, तो सुरक्षा का हमारा जो सिंपल सा अर्थ निकलता है वो यही निकलता है कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी खतरे हैं उनको दूर किया जाए, जिससे कि मनुष्य जो है शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, सुरक्षा से रह सके। तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसकी डेफिनेशन। अब हमने ये जान लिया कि सुरक्षा आखिर है क्या। अब ये जानते हैं कि सुरक्षा की कितनी धारणाएं हैं, सुरक्षा में कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। क्या इसमें नागरिकों की सुरक्षा को शामिल किया गया है, देश की सुरक्षा को शामिल किया गया है, या विश्व की सुरक्षा को शामिल किया गया है। उन सारे मुद्दों को हम समझते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करने से पहले आपको ये चार्ट समझना जरूरी है, जो बेसिकली मैंने आपके लिए बनाया है, ताकि आपको जो आगे के टॉपिक्स है उनको समझने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आगे के टॉपिक्स में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि पारंपरिक कभी दे देंगे, कभी अपारंपरिक दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, सुरक्षा की जो है 2 धारणाएं हैं। पहला तो है पारंपरिक और दूसरा है अपारंपरिक, जिसे गैर पारंपरिक भी कहा जाता है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, 2 टर्म याद रखने हैं कि सुरक्षा की 2 धारणाएं है, पारंपरिक और अपारंपरिक। अब पारंपरिक को भी 2 रूप में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला तो होता है बाहरी खतरा या बाहरी सुरक्षा भी कहा जाता है, और दूसरा होता है आंतरिक खतरा। अब इसके अंदर भी हम कई सारे खतरों को, कई सारे मुद्दों को देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है वो अच्छे से क्लियर हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें समझेंगे सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के बारे में, और फिर समझेंगे बाहरी खतरा, आंतरिक खतरे के बारे में, और फिर हम आएंगे अपारंपरिक पे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में भी हम समझेंगे बाहरी सुरक्षा के बारे में, कि बाहरी सुरक्षा आखिर होती क्या है। तो अगर देश की बात की जाए तो देश में पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा से हमारा मतलब होता है राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से। किसी देश की सुरक्षा की धारणा को ही हम बाहरी सुरक्षा मानते हैं। अब इसमें जो खतरा होता है वो कोई दूसरे देश से होता है, कोई दूसरा देश किसी देश पर हमला कर रहा होता है, तो इसी के लिए हमें बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जिसमें खतरे का जो स्रोत होता है वो दूसरा देश होता है, दूसरा मुल्क होता है। इसमें जो सबसे खतरनाक हमला माना जाता है वो सैन्य हमला को माना जाता है, कि सैनिकों द्वारा हमला किया जा रहा है दूसरे देश पर, तो इसमें उसे खतरनाक माना जाता है।
इसमें देश के केंद्रीय मूल्यों को खतरा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अब देश के केंद्रीय मूल्य क्या होते हैं ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैंने आपको अभी बताया था। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि देश के केंद्रीय मूल्य कौन से होते हैं। तो उनको ही बाहरी सुरक्षा में खतरा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम जनता को अब जब खतरा आ रहा है, जब कोई सैन्य हमला हो रहा है तो नागरिक तो परेशान होंगे ही, नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है, आम जनता को भारी नुकसान होता है। तो यहाँ हमने जाना कि आखिर बाहरी सुरक्षा होता क्या है, उसका मेन हमने पॉइंट्स जान लिए। अब जानते हैं कि इसमें जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है बाहरी सुरक्षा में, तो उसे कैसे बचा जाए। तो युद्ध की स्थिति में सरकार के पास बेसिकली क्या क्या तरीके होते हैं उनको डिस्कस करते हैं अब हम। तो चलिए आते हैं अब इस टॉपिक में आगे। अब समझिए, जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो युद्ध की स्थिति में जो सरकार होती है उसके पास मुख्यतः 3 विकल्प होते हैं। पहला तो होता है कि या तो सरकार आत्मसमर्पण कर ले, मतलब सरेंडर कर दे कि हमें तो युद्ध नहीं लड़ना, तुम्हें जो चाहिए ले लो। तो उसमें ये पहला सिचुएशन होता है। दूसरा होता है कि युद्ध से होने वाले खतरे को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना, इतने संकेत देना कि जो दूसरा पक्ष जो युद्ध करने वाला है वो युद्ध रोक दे, पहले ही डर जाए और इससे क्या है, युद्ध समाप्त हो जाए। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा कि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष जो युद्ध करने वाला है उसको इतना डराना धमकाना कि अगर तुम युद्ध करोगे तो इतने विनाश हो जाएंगे, इतने सारे लोग मारे जाएंगे। तो इस हद तक युद्ध से होने वाले खतरों को बढ़ा देना, बता देना उसे कि इससे क्या है, वो जो दूसरा पक्ष है वो युद्ध ही ना करे और इससे क्या है, युद्ध ठन जाए, खत्म हो जाए। और तीसरा लास्ट में कि वही उसके साथ या तो युद्ध करके उसे हरा देना। तो इन 3 सिचुएशन होती हैं सरकार के सामने कि वो किसी भी देश को बचा सके। तो बाहरी सुरक्षा में आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद जो मेन चीजें हमें इस चैप्टर में देखने को मिल रही हैं, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आता है, चाहे वो प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, तो उसे समझते हैं हम, जिसमें कि हम समझेंगे परंपरागत सुरक्षा या परंपरागत धारणा के तत्व के बारे में जानेंगे कि सुरक्षा के परंपरागत धारणा के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि युद्ध की स्थिति में सरकार के पास 3 विकल्प होते हैं। आत्मसमर्पण करना, युद्ध से होने वाले खतरे को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना कि युद्ध ही ना हो, और तीसरा उसे हरा देना। तो अब आते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व पे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अब समझते हैं परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी बुक में जो है एकदम सेपरेट तरीके से अलग अलग करके दिया हुआ, एकदम इकट्ठे नहीं दिया है, तो मैंने आपके लिए इसे मैनेज कर दिया है। तो आप इसे याद रखेंगे। परंपरागत सुरक्षा नीति के हमारे जो है मुख्य 4 तत्व हैं। पहला तो है अपरोध। अपरोध का क्या मतलब है, युद्ध की आशंका तथा संभावना को रोकना ही अपरोध कहलाता है। मतलब अगर कोई युद्ध की संभावना बन रही है तो उसको क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से हल कर दिया जाए, बातचीत से हल किया जाए, तो उसको कहते हैं अपरोध, जिसमें युद्ध होने ही ना दिया जाए। उसके बाद जो दूसरा तत्व आता है वो होता है रक्षा। रक्षा में क्या है, युद्ध हो तो रहा है बट उसको कम करने या उसको समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसको रक्षा कहा जाता है। यहाँ पे हमने 2 तत्व तो पढ़ लिए, जो तीसरा तत्व है उस पर भी अलग से क्वेश्चन आता है कि शक्ति संतुलन को समझाइए। और पिछले साल के प्री बोर्ड एग्जाम में, जो 2023 का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें शक्ति संतुलन पर सेपरेट करके एक क्वेश्चन आ भी चुका था। तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। शक्ति संतुलन को थोड़ा 3-4 लाइनों में आपको एक्सप्लेन करके याद करके रखना है। तो शक्ति संतुलन क्या होता है, तो इसके अंदर ना पता होता है कि हमें खतरा किससे है। तो इसमें जो बहुत सारे जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, खतरे वाले देश के साथ शक्ति संतुलन बनाकर रखते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बनी रहती है, तो अगर पाकिस्तान के पास 4 परमाणु हथियार है तो भारत भी प्रयास करेगा कि उसके पास कम से कम 4 या फिर 5 तो परमाणु हथियार हों, कि उसके पास जितनी शक्ति है, उसके पास जितनी सैन्य क्षमता है, उतनी हमारे पास भी हो। तो इसे कहा जाता है शक्ति संतुलन। ये खतरे वाले देश के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाए कि अगर मान लो इसके पास 4 हुआ और हमारे पास 3 हुआ तो फिर तो हम हार ही जाएंगे। तो ऐसा इसमें नहीं किया जाता। इसमें शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है कि अगर इसके पास 3 हथियार हैं तो हमारे पास भी 3 हथियार हों।
तो इसे कहा जाता है शक्ति संतुलन। और इसमें जो है बहुत सारे देश शामिल होते हैं, बहुत सारे देश जो होते हैं, दूसरे देश जिससे उन्हें खतरा होता है उसके साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो चौथा तत्व आता है वो होता है गठबंधन। गठबंधन में जो है बहुत सारे देश शामिल होते हैं, जिसमें कि जैसे आप मान लीजिए एक नाटो, नाटो जो अमेरिकी संगठन है, तो अमेरिकी संगठन क्या है, नाटो है। तो अगर अमेरिका के किसी एक देश पर भी हमला किया जाता है तो नाटो के सारे जो सदस्य हैं उसको क्या मानेंगे, अपना दुश्मन मानेंगे, उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो गठबंधन में भी ऐसे ही किया जाता है। गठबंधन में बहुत सारे देश शामिल होते हैं और उन्हें पता होता है कि हमें खतरा किससे है, और उसके विरुद्ध भी वो क्या है, बहुत सारी नीतियां अपनाते हैं। तो और ये गठबंधन जो होता है ये औपचारिक रूप से लिखित संधि के रूप में भी होता है। तो यहाँ हमने जान लिए परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसके 4 तत्व हैं, अवरोध, रक्षा, शक्ति संतुलन और गठबंधन। तो यहाँ तक हमने जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसे अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले आप एक बात समझिए जो आपके बुक में दिया है, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। 11 सितंबर 2001 की घटना, जिसे 9/11 की घटना भी कहा जाता है, जिसमें कि अमेरिका में क्या है, हमला किया, कॉल सेंटर था शायद, वहां पर हमला किया गया था, जिससे बहुत ही ज्यादा भयानक हमला माना जाता है कि अमेरिका पर हमला किया गया, अमेरिका पर बम फेंके गए। तो इससे क्या है, अमेरिका की इज्जत पर बात आ गई थी। तो अमेरिका ने भी इसके खिलाफ कई ज्यादा प्रयास किए थे। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है, आपकी बुक में मेंशन है। 11 सितंबर 2001 की घटना है ये। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया बाहरी सुरक्षा। अब आते हैं पारंपरिक धारणा के आंतरिक सुरक्षा पे। समझते हैं आंतरिक सुरक्षा के बारे में। हमने पहले पढ़ लिया बाहरी सुरक्षा की, किसी देश को बाहरी सुरक्षा की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि दूसरे देश जो है उस पर हमला करते रहते हैं, तो उसके लिए उसे कई तरह की नीतियां भी अपनानी पड़ती है, जिसमें हमने शक्ति संतुलन, गठबंधन, रक्षा, अपरोध, ये सारे तत्व भी पढ़े थे। तो आई होप कि आपको पिछला टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें पढ़ेंगे पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा के बारे में, कि आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो जब से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो बहुत सारे देशों ने आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना एकदम बंद कर दिया था, बट इसके बावजूद भी आंतरिक सुरक्षा की जरूरत है हमें। आंतरिक सुरक्षा का मतलब आखिर होता क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा का मतलब है देश के भीतर अंदरूनी खतरों पर जो है रोक लगाई जाए। देश के भीतर जो भी अंदरूनी खतरे होते हैं, अब देश के भीतर कौन से खतरे होते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार किसी देश के अंदर ही अलगाववादी आंदोलन हो जाते हैं। अलगाववादी आंदोलन क्या होता है कि अपने देश के अंदर ही दूसरे देश की मांग की जाए, जैसे कि भारत में ही हुआ था। भारत में खालिस्तान की मांग की गई थी, जिसमें पंजाब को जो है अलग देश बनाने की मांग की गई थी। तो ये सारे जो आंदोलन, ये सारे जो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, तो इससे क्या है, किसी देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा आ जाता है। तो इस कारण से क्या है, आंतरिक सुरक्षा का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। अब देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका जैसे जो देश थे, जो नए नए आजाद हो रहे थे, उन्हें क्या है, आंतरिक सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत को भी तो आंतरिक सुरक्षा का सामना करना पड़ा था कि भारत में जो है सारे राज्यों को, सारे जो भी राज्य हैं उन्हें इकट्ठा करने के में भी कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उन्हें एकीकृत करने में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। या भारत में ही गृह युद्ध जैसी कई स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उनको समाप्त करने के लिए भी हमें आंतरिक सुरक्षा की जरूरत होती है। तो एशिया और अफ्रीका जैसे जो देश थे, जो नव स्वतंत्र हो रहे थे, उन्हें क्या है, आंतरिक सुरक्षा का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने देश के भीतर गृह युद्ध देखने को मिला। तो इन सब जो है, इन सब चीजों को हम आंतरिक सुरक्षा के अंदर शामिल करते हैं। अब आपको यहाँ पे मेन याद रखना है कि आंतरिक सुरक्षा के अंदर गृह युद्ध, अलगाववादी आंदोलन, मतलब कि अपने देश के अंदर ही दूसरे देश की मांग की जाए, जातीय संघर्ष जैसे जो मामले होते हैं, जो देश के भीतर होते हैं, देश के नागरिकों द्वारा ही किए जाते हैं, उसे कहा जाता है आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा में हमने बताया था कि हमले का जो स्रोत होता है वो कोई दूसरा देश होता है, बट आंतरिक सुरक्षा में क्या होता है, जो हमला हो रहा होता है, जो देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे होते हैं, वो देश के नागरिक ही होते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना है। उसके बाद 1946 से जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था, 1945 के बाद, यानी कि 1946 से
यहाँ पे 1946 है। 1946 से 1991 में गृह युद्ध की संख्या में दुगनी वृद्धि हुई है, ऐसे आंकड़े हमारे सामने आए हैं। तो इस कारण से जो है आंतरिक सुरक्षा का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तक हमने बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को समझ लिया। बाहरी सुरक्षा में भी आपको ये याद रखना है कि खतरे का जो स्रोत होता है, जो खतरा होता है, वो किसी दूसरे देश द्वारा किया जाता है। उसके में जो युद्ध की स्थिति होती है उसमें सरकार के पास तीन तरीके होते हैं युद्ध को खत्म करने के लिए, आत्मसमर्पण करके, या दूसरे को युद्ध के से होने वाले विनाश के बारे में बताकर, या पराजित करके। ये सारे हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था परंपरागत सुरक्षा नीति के जो तत्व हैं। कितने तत्व थे? 4 तत्व थे। अपरोध पढ़ा था, रक्षा पढ़ा था, फिर गठबंधन पढ़ा था, और सबसे मेन शक्ति संतुलन के बारे में पढ़ा था। उसमें आपको शक्ति संतुलन को भी अच्छे से अलग से सेपरेट करके अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि उसमें भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ तक हमने बाहरी सुरक्षा पढ़ा था। उसके बाद हम आए आंतरिक सुरक्षा पे। आंतरिक सुरक्षा में भी हमने पढ़ा कि देश के भीतर जो अंदरूनी खतरे होते हैं उनको भी समाप्त करने के लिए जो है हमें आंतरिक सुरक्षा जो है उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। इसमें हम जानेंगे कि किसी देश को सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या पारंपरिक तरीके अपनाने चाहिए अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसमें पहला जो आता है वो है न्याय युद्ध। न्याय युद्ध का मतलब क्या है कि जो युद्ध है वो आत्मरक्षा और नरसंहार मतलब मनुष्य को बचाने के लिए ही की जानी चाहिए। और अगर युद्ध होता भी है तो इसमें जो हिंसा है बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही निश्चित सीमा तक ही हिंसा की जानी चाहिए। और इसमें जो है न्याय युद्ध में ये मान्यता है कि निहत्थे व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उसके साथ भी युद्ध तभी करना चाहिए जब वो हम पे हमला कर रहा हो। उसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट आता है कि साधनों का सीमित प्रयोग करना चाहिए। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके में हमारा पहला पॉइंट जो आता है जिससे हमें सुरक्षित रहने का जो हमारा पहला तरीका है वो है न्याय युद्ध, कि युद्ध भी ऐसा किया जाए कि वो न्याय प्रिय लगे। कितना अच्छा सा है ये। उसके बाद न्याय युद्ध के बाद जो अगला अब हम आगे समझते हैं कि कौन से तरीके हैं पारंपरिक जिससे सुरक्षा बहाल की जा सकती है, सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट लर्न करना है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके का पहला तरीका है कि युद्ध जो है वो कैसे किया जाए, न्याय से किया जाए, जिसे न्याय युद्ध कहा जाएगा। तरीका है निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण का क्या मतलब है कि कोई देश चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, कुछ खास प्रकार के जो हथियार हैं उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो इस में कौन कौन से हथियारों को शामिल किया गया है? तो निरस्त्रीकरण के तहत 2 प्रकार के हथियारों को शामिल किया गया है। पहला तो है 1972 की जैविक हथियार संधि। जैविक हथियार संधि या BWC जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो आपको एक ये याद रखना है। और दूसरा जो इसके अंदर हथियार है वो है 1992 की रासायनिक हथियार संधि यानी कि CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो आपको इसे याद रखना है कि ये जो है निरस्त्रीकरण के तहत 2 प्रकार के हथियारों पर रोक लगा दी गई है कि ये हथियार जो है युद्ध के समय चाहे कोई देश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही छोटा क्यों ना हो, इन प्रकार के हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता। BWC पर फिलहाल देखा जाए तो 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं इस संधि पर, और CWC संधि पर 181 देशों ने यानी कि 181 देशों ने जो है हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हमने इसमें 2 तरीके पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया न्याय युद्ध, दूसरा पढ़ लिया निरस्त्रीकरण। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। तरीका है अस्त्र नियंत्रण। अस्त्र नियंत्रण में क्या है? इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई देश कुछ विशेष प्रकार के हथियारों को बनाना चाहता है या उसका उपयोग करना चाहता है तो उसे कुछ खास कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। तो अस्त्र नियंत्रण के तहत ये जो है प्रावधान किया गया है। अब इसके तहत जो हथियार है वो है 1972 की एंटी बैलिस्टिक संधि यानी कि ABM। तो आपको इसमें ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच भी कई सारे अस्त्र नियंत्रण को लेकर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हम उनको जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ ने
अस्त्र नियंत्रण के लिए किन किन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। बेसिकली आपको अस्त्र नियंत्रण में ये याद रखना है कि इसमें जो हथियार हैं उन्हें अगर बनाना है, विकसित करना है या हासिल करना है तो कुछ खास कायदे कानून का पालन करना होगा। तो अब ये जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किया है अस्त्र नियंत्रण के तहत। अब देखिए यूएसए व यूएसएसआर ने यानी कि अमेरिका व सोवियत संघ ने कई संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं अस्त्र नियंत्रण जो संधियां थी, जिसमें जो पहला था सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 जिसे इंग्लिश में सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा उन्होंने सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी कि स्टार्ट पर हस्ताक्षर किया था अस्त्र नियंत्रण के तहत। और तीसरा जो था वो था परमाणु अप्रसार संधि जो कि बहुत ही ज्यादा विवादास्पद संधि रही है, जिसे एनपीटी नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कब आया था 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अब ये संधि जो है बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रही, इसमें बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ क्योंकि इस संधि के तहत ये घोषणा की गई कि 1967 से पहले जिन देशों ने भी परमाणु हथियार बना लिए हैं या टेस्ट कर लिए हैं, उनका परीक्षण कर लिया है, वो परमाणु हथियार रख सकते हैं। बट जिन देशों ने 1968 के बाद परमाणु हथियार बनाने वाले हैं या उसका परीक्षण करने वाले हैं, उनके जो है परमाणु हथियार मान्य नहीं होंगे। तो इसका भारत द्वारा भी कई बहुत ज्यादा विरोध किया गया था, पाकिस्तान द्वारा भी बहुत ज्यादा विरोध किया गया था, क्योंकि उस टाइम हमें 1947 में ही आज़ादी मिली थी और उस टाइम तक हम अपने देश को ही सेट करने में लगे हुए थे, देश में ही शांति बहाल करने में लगे हुए थे। और अभी तो हमारी तैयारी चल ही रही थी परीक्षण करने की कि उन्होंने ये संधि लाके रख दी कि परमाणु अप्रसार संधि कि इसके तहत जो भी देश है 1967 से पहले जिन्होंने भी परमाणु हथियार बना लिए हैं वो रख सकते हैं और बाकी कोई भी देश नहीं रख सकते। तो इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया था परमाणु अप्रसार संधि का। तो यहाँ तक हमने 3 तरीके पढ़ लिए, पारंपरिक तरीके, न्याय युद्ध, और उसके बाद हमने न्याय युद्ध के बाद पढ़ा निरस्त्रीकरण और तीसरा पढ़ा अस्त्र नियंत्रण। अब आते हैं चौथे तरीके पे जो कि है विश्वास बहाली। इस नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है हमारा वो है विश्वास बहाली की प्रक्रिया। इसमें क्या है, इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी देश जो है वो गलत फहमी में ना पड़कर जो है देश पर हमला ना कर दे। मान लीजिए कि इंडिया है और यहाँ पे पाकिस्तान है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये है, ये नहीं कि पाकिस्तान वाले जो हैं किसी गलत फहमी में पढ़कर कि इंडिया वाले हम पर आज हमला करने वाले हैं, तो इस गलत फहमी में पढ़कर क्या है इंडिया पर हमला कर दे। तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सुनिश्चित किया जाता है कि जो दोनों देश हैं उनके बीच जो है विश्वास स्थापित किया जाए कि हम तुम पे हमला नहीं कर रहे तो तुम्हें भी हम पे हमला नहीं करना चाहिए। इसमें ये प्रयास किया जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, काफी हद तक जो है जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी विचार होते हैं, उनका क्या होता है दूसरे देश के साथ जो कि हमलावर देश है उसके साथ आदान प्रदान भी किया जाता है, ताकि ये विश्वास स्थापित किया जा सके उसमें कि हम तुम पे हमला नहीं कर रहे तो तुम भी हम पे हमला मत करो। तो विश्वास बहाली की प्रक्रिया में एक्चुअली ये होता है। तो हमने यहाँ पे चारों पारंपरिक तरीके पढ़ लिए हैं कि किस प्रकार से हम जो हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों द्वारा युद्ध की स्थिति से बच सकते हैं। पहला तो वही था हमारा कि युद्ध अगर होता भी है तो वो ऐसा युद्ध हो कि वो न्याय प्रिय लगे, कि न्याय युद्ध हो। दूसरा हमने पढ़ा इसमें निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, और अब हमने इसमें पढ़ा विश्वास बहाली। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक हमने पारंपरिक धारणा के सारे टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो बाहरी सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो या उसके भी पॉइंट्स हो, तो उन सबको हमने जो है बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है। तो गाइज अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि हमारी जो पहुंच है बहुत से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। उसके बाद हम अगले टॉपिक जो कि पार्ट 2 वीडियो होगा उस चैप्टर में इसके जो टॉपिक्स बच गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे। मे बी तीन टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में अब कंप्लीट करने हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ आया होगा। तो चैप्टर समझ में आया हो तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।